बहुत स्वागत है राकेश बेदी सर। धुरंधर के बाद धुरंधर एंट्री हो चुकी है। चलिए जोरदार तालियां बजाइए राकेश बेदी जी के लिए। थैंक यू सलोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मुश्किल से इन्होंने वक्त दिया है। इनका थिएटर का प्ले है आज और उसमें ये अलग अलग भूमिकाओं में दिखते हैं। 2 घंटे का मोनोलॉग करते हैं। तो आज इन्होंने खास आप सबके लिए समय दिया है, तो थोड़ी गर्म जोशी और दिखाइए। ऐसे इतने हल्के में क्यों कर रहे हैं थैंक यू सर? ये जो मंच है हमारा जी, ये सुर, शक्ति और संगम का मंच। बिल्कुल। साहित्य और सुर आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार रहे हैं। शक्ति मैंने देखा आप लेकर आए हैं अपने साथ आराधना जी को, हाँ जी, बैठी हुई हैं साथ में। बिल्कुल मेरी शक्ति है ये। तो ज़रा बताइए कि इन तीनों शब्दों को अगर जोड़ दें और आपके सफ़र से जोड़ कर देखें तो मुझे लगता है सबसे मुफीद इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं। देखिए क्या है कि एक कलाकार के लिए ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये तीनों ज़रूरी हैं। सुर, शक्ति और संगम, इनका संगम, साहित्य। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ आज इस मंच पर हैं। लेकिन आज मेरी शक्ति थोड़ी सी कम है क्योंकि दिल्ली में उतरते ही मुझे दिल्ली के पोल्यूशन ने घेर लिया चारों तरफ से। हाँ। और मैंने बहुत कोशिश की, तभी देखिए अभी भी गर्म पानी में पी रहा हूँ ताकि मेरा गला ठीक रहे। शाम को प्ले भी है, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब आजकल एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि हर जगह पोल्यूशन, हर शहर का यही हाल है, सिर्फ दिल्ली का नहीं, हर जगह यही हाल है। गरम ठंडा हो गया जी, नहीं गरम ठंडा नहीं, पोल्यूशन, धुआं हर जगह। सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि फॉग है, लेकिन वो फॉग नहीं, स्मॉग होती है। हाँ। हम बड़े खुश होते हैं सोच के कि ये फॉग है, लेकिन फॉग नहीं है, उसमें धुआं मिला होता है। तो वो मुझे कुछ पकड़ लिया दिल्ली के पोल्यूशन ने। बट एनीवे, आप सबसे मिलकर यहाँ पर बहुत मज़ा आया। तो बाकी सुर और शक्ति, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, इसके अगर ये सब ना हो तो ज़िंदगी अधूरी है। जिंदगी अधूरी, और मेरे ख्याल से राकेश बेदी की तो जिंदगी बिल्कुल अधूरी है क्योंकि उन्होंने उसे जिया है। अरे कोशिश तो करता हूँ बिल्कुल जी। अच्छा, आप शायर भी हैं, छुपे हुए शायर हैं। कितने लोग जानते हैं कि राकेश बेदी जी शायरी भी करते हैं? जानते हैं लोग? जी, अरे तो छुपे हुए हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं, इस महफिल के लिए, यहाँ के जो ऑडियंस है उनके लिए अगर आप अपनी शायरी से कुछ बयां करें तो फिर हम धुआंधार शुरुआत करें, धुरंधर शुरुआत करें। जी, ये एक मैं रचना आपको सुना रहा हूँ, इसको नज़म कहिए, जो मर्जी कहिए, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मैं इसी जो कुछ इसमें मैं कहूँगा वो उन चीज़ों को फॉलो भी करता हूँ। इतना बिना संभल के चल, इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा। तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। बाहर निकल और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना। बाहर निकल और बाहें फैला, गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो एक हंसी के साथ होगी मुलाकात। इतना भी ना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल। इतना भी ना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। सब कुछ ही पाता जाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। तो जीने का मजा क्या है? सब कुछ ही पाता जाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। तो कैसे एक कमी के साथ होगी मुलाकात। देखिए जिंदगी में कमी कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। कुछ कमी होती है, हमको मिलती है, हम उसको हासिल करते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। इतना बिना संभल के चल, तू शून्य कहे कोई गजल। सुर, शक्ति, गजल, साहित्य। इतना बिना संभल के चल, तो शून्य कहे कोई गजल, तभी तो शायरी के साथ होगी मुलाकात। ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। तो जीने का मजा क्या आएगा। ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। तो कैसे बेकली के साथ होगी मुलाकात। बेकली मतलब रेस्टलेसनेस,
ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मज़ा क्या आएगा। तो कैसे बेकली के साथ होगी मुलाकात, इतना भी ना संभल के चल, तू छोड़ वो पल, तू छोड़ वो कल और जी ये पल। इतना बिना संभल के चल, तू छोड़ वो कल और जी ये पल, तभी तो इस घड़ी के साथ होगी मुलाकात। तू उस पल में जीता जाएगा तो इस आज से क्या पाएगा, तो कैसे चला चली के साथ होगी। जो आज चल रहा है उससे मुलाकात कैसे होगी अगर तुम पास में ही रहोगे तो अगर आप जिंदा रहने चाहते हैं, मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ जी। आपकी जानकारी के लिए, जी। कि मैं ऐसे बहुत मैं लोगों से मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि हमने चश्मे बदूर 50 बार देखी है, या हम श्रीमान श्रीमती का एक एपिसोड हर रोज़ देखते हैं, हमको नींद नहीं आती नहीं तो, या हम यस बॉस के बहुत सारे कुछ चीज़ें देखते हैं, ऐसे बहुत सारा काम है मेरा। लेकिन मैंने आज तक कभी अपना काम मुड़ के नहीं देखा। नहीं देखा? मैं नहीं देखता हूँ। मेरे घर में शायद पिछले 40 सालों में चश्मे बदूर शायद एक बार चली होगी, मुझे याद भी नहीं कब चली थी। और श्रीमान श्रीमती कभी ऐसी मुझे वो कोई तो याद आप नहीं चलाते तो मैम ज़्यादा ठीक रहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखना शुरू कर देते हैं जी। तो आपकी नज़र आगे से हट जाती है। तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। कोशिश ये करता हूँ। तभी तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी ये तो पता नहीं है लेकिन अच्छा, हम हर दौर की बात करना चाहते हैं। जी। आपके कई दौर हैं, मतलब बताइए। आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने जो चेहरे हैं वो बदलते जा रहे हैं, किरदार बदलते जा रहे हैं। लेकिन 90s की बात सबसे पहले करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पापा ने भी मुझे कहा कि ये तो करनी है आपको बात जी बेदी सर से। मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। बताइए। तो आपका सर जो किरदार था उस वक्त 90s में, लोग हीरो एकदम माचो मैन बनने की कोशिश करते थे, और आपने दिलरुबा जी का किरदार अदा किया, जी जो अपनी पत्नी की बात सुनता है, जो फेमिनिस्ट हस्बैंड है। हाँ। उस दौर में वो एक्सेप्टेबिलिटी लाना, वो किरदार निभाना, तो आपको लगा था कि वो घरों में ऐसे लोगों के दिलों में बस जाएगा? और आप फेमिनिस्ट हस्बैंड के तौर पर, मतलब ये बहुत बड़ा स्टेप था सर उस समय के हिसाब से। देखिए ऐसा है कि एक एक्टर के पास जब कोई रोल आता है तो सबसे पहले कोशिश ये करता है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं अपनी छाप क्या छोड़ूं कि ये काफ़ी दिनों तक याद रहे लोगों को। बिल्कुल। तो जब ये रोल मेरे पास लिख कर आया तो क्या है, राइटर और डायरेक्टर एक फुट नोट लिख कर भेजते हैं कि भाई ये रोल ये है, इसको ऐसे निभाना है। तो मेरे लिए उसका जो फुट नोट था, या उसके लिए जो मेरा एक क्यू था कि ये रोल ऐसे, वो था कि ये हैंडपैक्ड हस्बैंड है। मुझे ऐसा लगा कि हैंडपैक्ड हस्बैंड तो बड़ी बेसिक चीज़ है। हैंडपैक्ड हस्बैंड, अगर मैं हैंडपैक्ड इसको करता तो ये आज हम इसकी बात नहीं कर रहे होते। वो मतलब हाँ चाय लाओ, हाँ जी लाया जी, यहाँ बैठो, हाँ बैठ गया जी, सब्जी लाओ, हाँ जी लाता हूँ जी, वो तो मैं अपने घर में करता ही हूँ, मैडम बैठी हुई है सामने, वो तो हम सब भी करते हैं, करना ही पड़ेगा सर। करना ही पड़ता है। लेकिन अपने घर में हम ऐसा तो नहीं करते ना। तो वो मुझे श्रीमान श्रीमती में मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसको ऐसा एक फ्लेवर दूंगा तो शायद ये बहुत दिनों तक लोगों के दिलों में रहेगा। और वही हुआ, इसका असर आज भी है, आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। और ये जो है ज़िंदगी, वो लोगों के मतलब घरों की कहानी लगती है लोगों को, मुस्कुराहट लाती है लोगों के चेहरे पर। आज भी लोग बहुत याद करते हैं। अभी अर्नब आपसे कह रहे थे, उन्होंने मिलते ही पहले इसी बात का जिक्र किया। सबके दिमाग में वो जो आपके किरदार थे, या ये कहें जो कहानी कहने का तरीका था, वो सबके दिलों में कैद है। देखिए उसका भी एक, जैसे जब इसके राइटर शरद जोशी थे, महान राइटर, बहुत बड़े व्यंगकार हैं हमारे देश के। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर ये राजा का रोल आप मुझे दे रहे हैं, तो इसके लिए आप मेरे लिए क्या एक वन लाइनर क्या है आपकी तरफ से एज अ राइटर कि मैं कैसे निभाऊँ इसको जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि इतना याद रखो कि हर घर में एक राजा होता है। राजा बच्चा भी हो सकता है और बुढ़ा भी हो सकता है। एक ऐसा शख्स आपके घर में जो आपको हर समय किसी न किसी बात पे उंगली करता रहता है, हर समय आपको तंग करता रहता है, हर समय छेड़ता रहता है, वो बुढ़ा भी हो सकता है, एक नाकारा लड़का भी हो सकता है, और एक ऐसा भी है जो कि, लेकिन वो क्योंकि वो
फैमिली का पार्ट था, तो उसको एक लिमिट में रखकर मैंने उसको उसी तरह से निभाने की कोशिश की जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उस दौर में एक और चीज़ देखी थी हमने कि मतलब जो मेरी रिसर्च बताती है कि स्टार ड्रिवन जो सिनेमा था वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता था, जो एक्टर्स थे उस वक्त। जी लेकिन आपने हमेशा कंटेंट ड्रिवन टीवी को चुना उस वक्त। जी। वो चुनाव कला के लिए था, वो चुनाव मैसेजिंग के लिए था, किस लिए था सर? नहीं देखिए, आप 90s की बात कर रहे हैं ना मैडम, तो 90s में क्या था कि जो सिनेमा था ना वो हमारा स्टेंसिल कट था, यानी कि बॉक्सेस में सब लोग बंधे हुए थे जी। कि हीरो है वो 6 फुट 2 इंच का होना चाहिए, हाँ। हीरोइन है खूबसूरत होनी चाहिए, उसका फिगर अच्छा होना चाहिए, विलन है उसका लंबा चौड़ा होना चाहिए, आवाज़ भारी होनी चाहिए, शक्ल टेढ़ी मेढ़ी हो तो चलेगा। लेकिन मेरे पास ये कुछ भी नहीं था ये, तो मुझे लगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं दरवाजे में अगर पाँव डालूं फिल्म लाइन में घुसने के लिए, तो इफ़ आई पुट माई फुट इनटू द डोर, तो वो कॉमेडी वाला कमरा होगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने वही कोशिश की कि ह्यूमर को मैंने टैप किया कि ये एक ऐसी जगह है जो बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ें लोग तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। हीरो सबको बनना है और विलन भी काफ़ी लोग बनने आते हैं, लेकिन कॉमेडी करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। घर से निकलते हैं कि कफन बांध करके हम कॉमेडी करेंगे। लेकिन आपने बहुत सारे किरदारों में चश्मे बद्दूर का जिक्र यहाँ बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से सबने देखी होगी। और किसने किसने देखी है पहले बताइए, थोड़ा तालियां बजाते हुए बताइए। हाँ, अब वही ना बात, थोड़ी गर्मी आनी चाहिए ना बातचीत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चश्मे बद्दूर का जिक्र ज़रूरी है। आपके जो किरदार इस तरह के रहे जिसमें आप कई बार जो हीरो है उससे आपने शैडो कर दिया, तो अब तो क्या कॉमेडी का तो ऐसा कुछ नहीं रहा, आप बंधे हुए तो नहीं रहे, आप आगे निकल गए, कई बार ऐसा भी हुआ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि चश्मे बद्दूर भी बेसिकली फिल्म ह्यूमरस फिल्म थी, यू नो। हालांकि उसमें एक तरह से 3 हीरो थे हम लोग, हाँ। लेकिन वो थी फिल्म, उसका जो बेस लाइन था वो ह्यूमर था, तो उससे बहुत एक अलग कलर मिला उस फिल्म को। और वो एक कल्ट फिल्म है, जिन्होंने नहीं देखी आज की जनरेशन ने वो देखी, आपको लगेगा शायद ये फिल्म कल बनी है, आपको ये नहीं लगेगा कि ये आज से 40-45 साल पहले बनी थी, आपको लगेगा कल फिल्म बनी है ये, और आज भी उतनी रेलेवेंट है। और ये एक तरह से मदर फिल्म है बहुत सारी फिल्मों की, बिल्कुल। जहाँ 3 दोस्त हैं, आई थिंक जो एक फिल्म थी, क्या नाम था उसका, जो हीरो बताइए, मैं बताती हूँ। इसमें ये थे जावेद अख्तर के बेटे जो हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नहीं उसके भी पहले, उनकी पहली फिल्म थी जो दिल चाहता दिल है। चाहता है, दिल चाहता है। तो दिल चाहता जो है वो फिल्म भी 3 दोस्तों की कहानी थी। तो इसी तरह से ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो एक, देखिए हर फिल्म की एक मदर फिल्म होती है। गॉडफादर एक मदर फिल्म है, हाँ। और उससे कितनी फिल्में उपजी हैं। इसी तरह से मदर इंडिया एक मदर फिल्म है, उससे फिर आपकी दीवार भी वैसी है कि एक माँ और 2 बेटे, दोनों में इंस्पिरेशन। तो इसी तरह से शोले जो है उसकी भी एक, 7 समुराई एक जापानीज फिल्म है उसकी, वो वहाँ से इंस्पायर्ड है। अच्छा, थिएटर आपका पहला प्यार है, मुझे पता चला है। पहला प्यार वही है, दूसरा प्यार कौन है? ये मेरे सामने बैठा है। अरे आपको दूसरे का तमगा दे दिया, आप हंस रही हैं। नहीं, अगर पहले का नंबर दे दूंगा तो घर से बाहर निकलने नहीं देगी ये फिर। अच्छा, लेकिन आप देखिए बेदी सर, आप हर बार कह रहे हैं कि आप कॉमेडियन है, कॉमेडियन बहुत बदमाश लगे आप तो धुरंधर में, बहुत ही बदमाश। इतनी ज्यादा कनिंग, चेहरों से खेल रहे हैं, सामने कैसे पलटते, कैसे चेहरा ही बदल जाता था, बहुत बदमाश लगे आप तो। जी जी हाँ, वो बदमाशी थोड़ी सी है जी। हाँ, बहुत मीम बन रहे हैं उसके, बहुत मीम। बच्चा है तो मेरा, हाँ? बच्चा है तो मेरा। तो ये इसमें खैर मैंने तो किया ही है जो किया, लेकिन ज़्यादा कमाल डायरेक्टर का है, राइटर का है, आदित्य धर का है, जिन्होंने एक कैरेक्टर मेरे लिए कंसीव किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं
इसका अगर कास्टिंग में मैं आपको बताऊं हाँ तो शायद सबसे पहली कास्टिंग मेरी हुई थी इसमें, सबसे पहली फिल्म। जी। उन्होंने लिखी थी तो मुझे फ़ोन किया कि मैं तुम्हें ये रोल दे रहा हूँ, अपना टाइम रखना है इसके लिए। काफ़ी पहले, मतलब ये तो मे बी ही वांटेड मी ओनली टू डू दिस रोल। उरी से ही सेट था आपका, जी मैंने पढ़ा। हाँ, वही उरी के समय उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा रोल लूँगा, लेकिन क्या रोल लूँगा ये तो तय नहीं था। लेकिन ये बाद में जब ये उन्होंने फिल्म लिखी तो उन्होंने उसी दिन ये डिसाइड किया कि ये रोल जो है वो राकेश बेदी करेंगे। अच्छा, वो जो कैरेक्टर था उसमें जब कॉल आता था, किसने धुरंधर देखी है? पहले राकेश बेदी सर को बताइए। ओ आओ, काफ़ी लोगों ने देखी। देखिए, तो जमील जमाली ज़रा उस अंदाज में कुछ बोल के दिखाइए, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं सब दर्शक। मायव्या 19 की है वो, तो 30-32 का तो होगा। हैं? छोटी सी बच्ची को फंसा के अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझ रहा है। जब तेरी माँ तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से इस जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। जोरदार तालियां। अच्छा, मैंने आपको माइक इसलिए दिलवाया राधना जी, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। जब इनका ये कैरेक्टर आपने देखा, ऐसे तो बड़े सीधे से लगते हैं बेदी सर, मतलब मुझे भी लग रहे हैं लेकिन उसमें नहीं, अब वो उनकी तो नज़र में बिल्कुल आप सीधा नहीं होगा। वो तो आप जानती होंगी सच्चाई सारी, लेकिन कम से कम ऐसे सीधे से लगते हैं। इतने बदमाश लग रहे थे, इतने कनिंग। तो आपने जब देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं वो दरअसल जानना चाहती हूँ। I loved his acting, and that is what is an actor, ना? जी। Acting is only about acting. मतलब रियल लाइफ में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है. I can say that. रियल लाइफ में इतना कमीना नहीं हूँ, इतना नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं. Not at all. कमीना किसको बोलते हैं मालूम है? परिभाषा बताइए कमीना परिभाषा। उसको बोलते हैं जिसमें कोई कमी ना हो। तो मैं इसलिए कमीना हूँ क्योंकि मेरे कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, वाकई। नहीं. ये नई परिभाषा मेरे ख्याल से सब लोग, अब ये वायरल हो जाएगी सर आपकी परिभाषा। अच्छा, मुझे ये बताइए, धुरंधर अब आपकी आने वाली है, लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धुरंधर दूसरी पार्ट हाँ, पार्ट 2 आने वाली है। उसमें जो जमाली जी हैं, जिस पे लिख के आता है सुअर जमाली कॉलिंग, वो क्या फिर से उसी अंदाज में दिखने वाले हैं? उतने ही ब्रूटल, उतने ही शातिर, उतने ही बदमाश? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी कमीनापंती मैंने पहली में दिखाई है, हाँ। दूसरी में उससे ज़्यादा दिखाऊंगा मैं। क्योंकि अभी अगर आपने देखा हो तो पहली वाली में अभी जो धुरंधर जो अभी भी चल रही है जी। तो उसमें मैंने अपने ही दामाद को बहुत बड़ी गद्दी पे बिठा दिया है क्योंकि मुझे पावर चाहिए, तो मैंने अपना आदमी बिठा दिया है। लेकिन अब जब मेरा दामाद मेरे से पंगे लेगा तो उसको भी सीधा करूंगा फिर मैं। उसको भी सीधा करेंगे। जरा वो बच्चे वाला डायलॉग बोल के बताइए कैसे सीधा करेंगे। बच्चा है तू मेरा, फिक्र मत कर। और साथ में ही उसको मारने का ऑर्डर दे रहा है एक ही सांस में। तभी तो मैंने कहा कि बहुत बदमाश रोल है जी। अच्छा, ओटीटी आपको अभी तक आपने ओटीटी को लेकर क्या सोचा है? ओटीटी आपके लिए क्या है? एक वेंचर है जिसमें आप ट्राई डेब्यू करना चाहेंगे? ओटीटी डेब्यू करना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने डेब्यू मतलब मैं होल सोल पूरा उसी अंदाज में? पूरा तो नहीं किया मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा काम तो मैं ओटीटी पे नहीं किया है। हाँ। लेकिन अभी मेरी एक सीरीज़ आ रही है जी। अमेज़ॉन प्राइम पे, जिसका नाम है शायद राख। तो बड़ी वो डार्क सीरीज़ है, मेरा अच्छा बड़ा स्वीट सा रोल है उसके अंदर। और भी बहुत कुछ है पाइपलाइन में, लेकिन ज़्यादा मैंने ओटीटी नहीं किया क्योंकि मैं थिएटर वगैरह में इतना व्यस्त रहता हूँ हमेशा। तो आप क्लीन कॉमेडी के पोस्टर बॉय रहे हैं हमेशा। हमेशा मैं ये टैग ज़रूर आपको देना चाहूँगी, क्लीन कॉमेडी, जो लोग घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ बहुत आराम से बैठ के देख सकते हैं, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, और उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है कि कुछ ऐसा अप्रत्याशित हो जाएगा जिससे रिमोट से टीवी बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब ऐसा होता है कॉमेडी में। आप जब ये देखते हैं तो ये जो ट्रांजिशन है आपको तकलीफ देता है या आप क्या सोचते हैं इसके लिए? क्या नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं देता। मैं इतना जानता हूँ कि क्लीन कॉमेडी जो होती है ना, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है।
वो कभी डिके नहीं होती, कभी वो मरती नहीं है, और वो लोगों के दिमाग से निकलती भी नहीं है बिल्कुल जल्दी जैसे से। जैसे भी देखिए, अगर मैं आपको आज एक कोई गंदा सा, लोगों को हंसाना बड़ा शॉर्ट टर्म के लोगों को हंसाना बड़ा आसान सा काम है। मैं गंदा एक एडल्ट जोक सुना दूँ, अभी हंस पड़ेंगे आप, लेकिन वो हंसी यहीं हंसेंगे, यहीं उसको भूल जाएंगे, उसको साथ उसका टेक होम कुछ नहीं है। जी लेकिन ह्यूमर वो होता है जो थोड़ा सा दिल पे लगे, हंसाए, 90% हंसाए, लेकिन कम से कम 10% दिल के आर पार भी हो बात। जब बात दिल के आर पार होती है तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, चार्ली चैपलिन को ले लीजिए। जी चैपलिन जो है, उनकी जितना भी उनका काम है चैपलिन का, वो हमेशा एक फंसा हुआ बेचारा गरीब आदमी, हर फिल्म उनकी यही है। लेकिन ह्यूमर तो बहुत है, लेकिन उस पर तरस भी आता है आपको। बिल्कुल तो अगर एक ह्यूमर के साथ एक पैथोस अटैच कर दिया जाए जी। तो वो काफ़ी लंबे तक समय तक याद रहता है। अच्छा, मैंने अभी जो आपकी क्लिप चल रही थी, जो एवी चल रही थी, मेरे ख्याल से सबने देखी। आप न्यूज़ चैनल में बैठे हैं, आप पता है, जी। रिपब्लिक भारत बहुत मुस्तैदी से अपनी बात, सच्चाई की बात करता है। राष्ट्र सर्वोपरि हमारा मंत्र है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप तो न्यूज़ एंकर रह चुके हैं ना स्क्रीन पे। मैं न्यूज़ एंकर कब? अरे अभी फिर से चला दूंगी मैं अच्छा, clip। और वो हाँ, तो मैं चाहती हूँ आप उस तरह से एक खबर पढ़ के बताएं, और रिपब्लिक भारत पर हैं आप रिपब्लिक भारत के एंकर हैं, इस तरह से प्लीज़ अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कर पाएं तो। देखिए, अब आपने ये सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब थोड़ा सा और आपको देता हूँ जी कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मैं कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करूँ जी। तो उसका कोई सोर्स मुझे कहीं से मिल जाए। तो जैसे जमील जमाली के लिए मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस को पढ़ा, फॉलो किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी स्पीच को। तो ये जो कैरेक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, तिरंगा फिल्म में जब मुझे ये रोल मिला तो एक दूरदर्शन पे उस ज़माने में एक एंकर थे, न्यूज़ एंकर, जी रमन जी। जी। तो वो चश्मा लगाते थे, ऐसा ही चश्मा जैसे मैंने तिरंगा में लगाया, और वो तकरीबन ऐसे ही बोलते थे जैसे मैंने बोला। तो मैंने हालांकि थोड़ा बहुत मैंने नमक मिर्च लगाया उसके जी अंदर, जी कि जैसे अभी अभी समाचार मिला है कि राकेश बेदी बहुत ही जल्दी रिपब्लिक भारत पर आने वाले हैं। तो इस तरह से वो बोलते थे, तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ाकर किया। ठीक है, अब ये लास्ट सेगमेंट है सर, और इसमें मुझे ऑडियंस का भी पार्टिसिपेशन चाहिए। ये किरदारों की अदालत है सर, दो ऐसे किरदारों की अदालत है, दिलरुबा और धुरंधर के जमील जमाली। ठीक है, और इसमें मेरे आपसे पहला जो आरोप आप पर लगा है वो ये है, इल्ज़ाम ये लगा है कि दिलरुबा बनकर आपने पूरे देश के पतियों को डरपोक बना दिया, और इसका जवाब मुझे जमील जमाली स्टाइल में भी चाहिए और दिलरुबा स्टाइल में भी। देखिए, मेरा गला बहुत ख़राब है, आवाज़ें, मेरा अभी आज शाम को ही प्ले है जिसमें मैं 24 किरदार प्ले मैं अदा करता हूँ। मैं अभी सोच के हैरान हूँ कि आज कैसे करूँगा वो प्ले, मेरा गला इतना ख़राब है। लेकिन प्ले तो करूँगा, जैसे शो मस्ट गो ऑन। तो आवाज़ पता नहीं निकलेगी नहीं या नहीं निकलेगी, आई डोंट नो। मतलब क्या आप क्या चाहती कि मतलब क्या मैं करूँ? चाहती हूँ कि इसका जवाब आप दें दिलरुबा के स्टाइल में और धुरंधर वाले जमील जमाली के स्टाइल में, कि आपने दिलरुबा जी का किरदार अदा करके सारे पतियों को बड़ा डरपोक बना दिया। ये इल्ज़ाम है आप पर। देखिए, क्या है कि अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो फिर कोई भी पत्नी जो है ना वो डोमिनेट करेगी। ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से जब मैं ऐसे से बात करता हूँ ना तो डोमिनेट तो करती है, लेकिन साथ में प्यार भी करती है ना। और अब जमील जमाली इसका जवाब दें तो। जमील जमाली पहले ही आ गया। देखो, तुम अपनी बच्ची को संभालो, समझे? ज़्यादा बकवास मत किया करो मेरे साथ। और सुनो, ये बच्ची की ट्यूशन व्यूशन छुड़वाओ, इसकी शादी वादी करो, इसको पासे लगाओ, किनारे लगाओ इसको, बस हड़ा है सामने सामने। अच्छा, दूसरा आरोप, ये फाइनल आरोप है आप पर
कि फिल्म धुरंधर में आपने अपनी सारी मासूमियत खो दी और आप ऐसे हो गए कि अब लोगों को लगता है अरे राकेश बेदी का ये अंदाज, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो उसका भी जवाब चाहिए दोनों स्टाइल में। अरे अरे यार, देखिए मैं कोकी जी मैं बहुत मासूम हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। मेरी बाइक और मेरा गला चल नहीं रहा है। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप कोशिश कर जो रहे हैं। सिंगर होते हैं ना, उनको गाने के लिए बोलो तो फौरन करते हैं कि आज गला खराब है। लेकिन आप तो मेरे सुन रहे हैं, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। ठीक कह रहा हूँ ना सर, है ना? सिंगर को गाना गाने के लिए बोलो तो उसके पहले ठीक बैठा होगा, जैसे ही बोलो वैसे। लेकिन मैं आवाज़ नहीं निकाल पाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मैं मॉड्यूलेट अच्छा, नहीं कर पा आप रहा हूँ। जमील जमाली के अंदाज में कह दीजिए, उसमें ज़्यादा आपको थोड़ा दबंगई में बोलना है ना। क्या बोलूँ? अब बताइए आपने क्यों ऐसे किया अपने कॉमेडी वाले फैंस के साथ? देखिए क्या है कि कभी कभी ज़िंदगी में ज़ोर का झटका प्यार से लगना चाहिए। और जब लोगों ने मुझे देखा इस फिल्म में, तो मेरे कई दोस्तों ने भी कहा हाँ, कि फिल्म चलते 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 एक वक्त आया कि ये राकेश बेदी ये कर रहा है ना? उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी ये रोल हो सकता है। लेकिन जब इसका पार्ट 2 आएगा जी, तो वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। खतरनाक होगा। हाँ, खतरनाक होगा। तो फिर आपने जवाब तो दिया ही नहीं, आपने तो जवाब कहानी दिया ना मैंने, और क्या जवाब दूँ अच्छा, यार? मैं लाजवाब हो गया हूँ। तो चलिए, कलाकारों की जो ये अदालत, कलाकारी की जो अदालत थी, उसमें फैसला हम जनता से ले लेते हैं। आपके मुताबिक राकेश बेदी गुनहगार हैं या लेजेंड? जोर से बोलिएगा। बहुत शुक्रिया राकेश बेदी सर, आपने बहुत कीमती वक्त अपना दिया अपने कलाकारों के और मैं कलाकारी के जरिए। आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ कि ये दिल्ली की पोल्यूशन ने मेरा गला खराब किया है, तो आप लोग इसको पोल्यूशन को ठीक ये कीजिए। एक सोशल अगर इशू आप अपने फेस कर रहे हैं। कलाकारों को सुनना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।